नमस्कार। हमारी आज की कहानी है वसीयतनामा। सुबह मोबाइल की घंटी बजने के साथ ही रोशनी की नींद खुल गई। इतनी सुबह किसका फोन होगा? कहते हुए उसने फोन उठाया तो उसके भाई की आवाज आई, रोशनी, पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। कल शाम से हालत कुछ ज्यादा ही खराब हो गई है, रुआसे स्वर में उसने कहा और फोन रख दिया। भूषण प्रताप जी अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारते हुए बिस्तर पर पड़े थे। अंतिम समय में उनकी पूरी जिंदगी जैसे उनकी आंखों के आगे घूम रही थी। घर की गरीबी को देखते हुए कम उम्र में ही उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी थी और फिर अपने कमाए थोड़े से पैसों से एक छोटा सा व्यापार शुरू किया। माता पिता के आशीर्वाद से उसमें सफलता मिलने लगी और फिर गीता के साथ उनकी शादी हुई तो दोनों ने मिलकर माँ बाप की देखभाल के साथ साथ बाकी की जिम्मेदारियां भी बखूबी निभाई। पहले उनका बेटा शेखर पैदा हुआ और उसके 3 वर्षों के बाद बेटी रोशनी का जन्म हुआ। लेकिन भूषण जी का लगाव हमेशा अपनी बेटी से ज्यादा रहा। बेटे से पहले वो हमेशा अपनी बेटी को रखते। पढ़ाई में भी रोशनी बहुत अच्छी थी, जबकि शेखर हमेशा औसत नंबरों से ही पास होता था। उसे नालायक कह के पुकारना पिता की आदत सी बन गई थी। बड़ी होकर रोशनी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपने पैरों पर खड़ी हो गई, जबकि शेखर ने पिता का बिजनेस आगे बढ़ाया। माता पिता ने बेटी को ससुराल विदा किया और बहू लेकर आए तो ऐसा लगा मानो गंगा नहा बैठे। समय अपनी रफ्तार से चल रहा था। करीब 4 वर्ष पहले उनकी पत्नी गीता उनका साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार गई। सारी पुरानी यादें उनकी आंखों के सामने किसी चलचित्र की तरह घूमती जा रही थी। उनकी आंखों में नमी बरकरार थी। भूषण जी की हालत खराब जान उनके कुछ करीबी रिश्तेदार उनका हाल चाल जानने आ गए थे। सामने दीवार पर टंगी घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे। बेटा बहू और सभी रिश्तेदार उनके आसपास चिंतित हुए बैठे थे। पूरे घर में इतना सन्नाटा पसरा हुआ था कि एक सुई भी गिरती तो उसकी भी आवाज आती। आसपास पसरी खामोशी से रिश्तेदार ऊँघने लगे थे। तभी अचानक एक बड़ी सी गाड़ी उनके घर के बाहर आकर रुकी और भूषण जी की बेटी रोशनी और उनका दामाद उस गाड़ी से निकलकर जल्दी से घर के अंदर पहुंचे। बेटा बहू, पोता पोती, सगे संबंधी उनके बिस्तर के इर्द गिर्द ही बैठे थे। रोशनी और उसके पति के आने के साथ ही कमरे में अचानक चहल पहल शुरू हो गई। उसी का तो इंतजार था सभी लोगों को। बेटी को देखते ही भूषण जी की आंखों में एक चमक आ गई। आते ही रोशनी रोते हुए अपने पिता से लिपट गई तो दामाद ने भी पैर छूकर ससुर जी को प्रणाम किया। इस समय वकील साहब कमरे के अंदर आए। सभी रिश्तेदारों की नजर उन पर ही टिकी हुई थी। वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं भूषण प्रताप अपना यह मकान अपने बेटे बहू के नाम पर करता हूँ और मेरी दुकान और व्यवसाय पर भी केवल मेरे बेटे का हक होगा। मेरे बैंक अकाउंट में जितनी भी मेरी संपत्ति है उसका आधा हिस्सा मेरे बेटे बहू का होगा। उसमें से 1/4 हिस्सा मेरे पोता पोती का और 1/4 हिस्सा मैं अपनी बेटी रोशनी को देता हूँ। वसीयत का यह बंटवारा सुनते ही जैसे आसपास खड़े सभी लोग अचंभित हो गए, क्योंकि भूषण जी जैसे आधुनिक विचारों वाले व्यक्ति जो अपनी बेटी से इतना अधिक प्रेम करते थे, उन्होंने आज अपनी बेटी को बिल्कुल पराया ही कर दिया। रोशनी तो अभी तक सदमे में थी। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए भरे गले से बोली, पापा, आपने तो मुझे बिल्कुल नजरअंदाज ही कर दिया। अपने नालायक बेटे को आपने सब कुछ दे दिया और मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने हमेशा इस समाज में आपका सिर ऊंचा किया और आपने मुझे ही पराया कर दिया। आप शायद भूल रहे हैं पापा, हमारा कानून बेटा और बेटी को माँ बाप की संपत्ति में एक समान अधिकार देता है। इस हिसाब से आपने मेरे साथ अन्याय किया है।
बेटी की बात सुनते ही भूषण जी थोड़ा मुस्कुराए और कपकपाती आवाज में बोले, बेटी रोशनी, तू हमेशा मेरे दिल के करीब रही है। मैंने तुझे तेरे भाई से भी ज्यादा प्यार किया है। लेकिन बिटिया, मैंने जो फैसला किया है सोच समझकर ही किया है। तू इंजीनियरिंग करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, तो मैंने उसमें तेरा साथ दिया। जीवन के हर मोड़ पर एक पिता की जिम्मेदारी मैंने अच्छे से निभाई। तेरी पसंद के लड़के से तेरी शादी करवाई और उसे अपने दिल से अपनाया। अपना हर कर्तव्य हम लोगों ने बखूबी निभाने की कोशिश की है। और रही बात कानून की, तो वकालत तो मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन इतनी जानकारी जरूर है कि जिस अधिकार की तुम बात कर रही हो, वह अधिकार पुश्तैनी संपत्ति पर होती है। और यह बात तो तुमको भी मालूम है कि जिस गरीबी में हमारे पुरखों ने जीवन जिया है, उनके पास कोई संपत्ति थी ही नहीं। संपत्ति तो दूर, घर का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से चलता था। आज मेरी संपत्ति बांटने का हक सिर्फ मेरा है, और संपत्ति के इस बंटवारे के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। बेटी, जब तक तेरी माँ जिंदा थी, तेरे भाई भाभी ने हम दोनों की खूब सेवा की। 4 वर्ष हो गए तुम्हारी माँ को गुजरे हुए, लेकिन तेरे भाई भाभी ने कभी मुझे किसी चीज की कमी नहीं आने दी। जरूरत से ज्यादा ख्याल रखा। 1.5 वर्ष से मैं बिस्तर पर पड़ा हूँ। तेरी भाभी ने पौष्टिक खाना बनाकर खिलाने से लेकर मेरे गंदे कपड़े धोने तक सारे काम करती रही। चाहती तो मेरी बहू आजकल की लड़कियों की तरह अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती थी। मेरी संपत्ति तो मेरे मरने के बाद उन्हें मिल ही जाती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और मेरा बेटा शेखर, जिसे मैं आज तक नालायक बोलता आया था, उस बेटे ने मेरी गंदगी तक साफ की है। रात रात तक बैठकर मेरी टांगे दबाता है। भोजन का एक एक निवाला मुझे अपने हाथों से खिलाता है। और यह मेरे दोनों पोता पोती, जो दिन भर मेरे आगे पीछे मंडराते हुए मेरा दिल लगाकर रखते हैं, दादू दादू कहते नहीं थकते हैं। इतना प्यार करने वाला परिवार शायद किसी को मिलता होगा। कहते कहते उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और फिर बोले, बेटी, अंतिम समय में तेरी माँ तुझे याद करती रही, तुझे मिलने के लिए तड़पती रही। अरे अगर कुछ दिन उसके पास रहकर उसकी सेवा नहीं कर सकती थी, तो कम से कम 1-2 घंटे के लिए मिलने तो आ सकती थी ना। लेकिन तुझसे इतना भी ना हुआ। माना कि शादी के बाद ससुराल की जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ मायके के लिए भी कुछ कर्तव्य होते हैं, जो कि निभानी जरूरी होती है। लेकिन कई बार ऐसे अवसर आए जहां हमें तेरी बहुत ज्यादा जरूरत थी। तेरी भाभी अकेली पड़ जाती थी। कई बार तुझे बुलावे भेजे, लेकिन तू बुलाने से भी नहीं आई। अपनी मरती हुई माँ से मिलने से ज्यादा जरूरी तुझे विदेश घूमने लग रहा था। कहते कहते भूषण जी की सांस उखड़ने लगी और फिर बड़ी मुश्किल से केवल इतना ही बोल पाए, मेरी केवल यही दुआ है कि मेरे बच्चे हमेशा सुखी रहें। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ उठाकर उन सब की ओर देखते हुए आशीर्वाद दिया और हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग लोक सिधार गए। लेकिन जाते जाते दुनिया वालों के सामने एक मिसाल पेश कर गए और यह संदेश देकर गए कि अधिकार जताने से पहले कर्तव्य निभाना जरूरी होता है। दोस्तों, ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।